कहानी बेटियां। रमा, सुनो, कल सुबह अनुज के साथ अर्चना और नीलेश घर पर आएंगे। रमा के पति विजय ने घर में प्रवेश करते हुए कहा। नीलेश को पानी देते हुए रमा ने आश्चर्य से पूछा, क्या क्या कहा आपने? अर्चना और जीजाजी घर आ रहे हैं? हाँ, अभी उन्हीं का फ़ोन आया था, विजय ने कहा। इतना सुनते ही रमा के हाथ से पानी का गिलास छूट गया। क्या? लेकिन इतने सालों बाद कैसे याद कर लिया उन्होंने हमें? रमा ने मन ही मन सोचा। यह खबर सुनते ही रमा की सारी पुरानी कड़वी यादें ताज़ा हो गई। उसको कैसे कैसे ताने सुनाए जाते थे। रमा की छोटी बेटी होने पर नंदोई जी ने उसके पूर्व जन्म के खराब कर्म बताए थे और ननंद ने तो उसकी माँ की परछाई को ही मनहूस बता दिया था। हाय तौबा मचा दी थी पूरे अस्पताल में। रमा के अतीत के पन्नों में ननंद नंदोई से जुड़े वाक़ये याद करने के लिए सिर्फ ताने ही थे। रमा को बीती हुई सारी कड़वी यादें एकाएक याद आने लगी। कैसे रमा की ननंद ने उसके मायके वालों के सामने कहा था, अब यह तो अपने अपने कर्म हैं, जिनके कर्म अच्छे होते हैं उनके ही वंश आगे बढ़ते हैं। ननंद के बाद नंदोई जी ने चुटकी लेते हुए कहा था, अब तो साले साहब की जिम्मेदारी और बढ़ गई। चलिए कोई बात नहीं, मेरे दोनों बेटे आपकी बेटियों के लिए भाई होने का फ़र्ज़ निभाएंगे। अरे, मेरे दोनों बेटों की जिम्मेदारी बढ़ गई और ऊपर से ज़माना भी कितना ख़राब है। रमा की सास भी बेटी दामाद का ही साथ देती थी। रमा की बेटियों को रमा की सास ने कभी दादी के हिस्से का प्यार नहीं दिया। विजय के कहने पर रमा हमेशा चुप रह जाती। विजय रमा से हमेशा एक ही बात कहता रहता, कुछ बातों का जवाब समय को देने दो, वह ज़्यादा बेहतर होगा। विजय और रमा पारिवारिक झगड़े और तनाव से परेशान होकर दिल्ली रहने चले आए ताकि वह अपनी बेटियों को एक अच्छा माहौल दे सकें और उनकी पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो। इतने सालों के बीच रमा ने अपने ननंद नंदोई से सिर्फ बात करने की फॉर्मेलिटी ही निभाई। कई सालों से रमा के ससुराल में कोई फंक्शन भी नहीं हुआ था। ननंद के घर जाना भी न हो पाया। आखिरी बार अपने ससुर जी की 13वीं पर मिली थी रमा अपने ननंद और नंदोई से। रमा, क्या सोच रही हो? विजय ने टोका। विजय की बात सुनकर रमा अपनी पुरानी यादों से बाहर आई। कुछ नहीं सोच रही, बस कुछ पुरानी कड़वी यादें याद आ गई थी। देखते ही देखते समय कितना बदल गया, पता नहीं वह लोग बदले कि नहीं। अरे रमा, अब छोड़ो भी, अब समय बदल गया है, वह भी बदल ही गए होंगे। पुराने जख्मों को कुरेदने पर सिर्फ दर्द ही होगा, समझी? तो बेहतर होगा कि हम उन कड़वी यादों को भूल ही जाएं। पता नहीं, अब तो यह उनसे मिलने के बाद ही पता चलेगा कि वह कितने बदले हैं। लेकिन जहाँ तक उनसे जुड़ा मेरा अनुभव कहता है, कुछ लोग कभी नहीं बदल सकते। विजय, पर तुमने यह तो बताया ही नहीं कि वह आ क्यों रहे हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज में अनुज का एडमिशन कराना है, विजय ने बताया। किस कॉलेज में एडमिशन कराना है? रमा ने फिर सवाल पूछा। अरे, उसी कॉलेज में जहाँ अपनी नेहा लेक्चरर है, विजय ने जैसे ही बताया। यह सुनकर रमा एकदम चौंक पड़ी। अनुज अभी पढ़ाई कर रहा है, लेकिन वो तो नेहा से 3 साल बड़ा है, विजय ने बताया। अरे, अनुज 12वीं और कॉलेज में कई बार फेल हो गया, इस वजह से वह पीछे रह गया। यह बात विजय ने अपनी दोनों बेटियों नेहा और नूतन को भी बताई। दोनों बहुत खुश हुई। रमा की दोनों बेटियां शांत, संस्कारी और बहुत ही समझदार थी। दोनों बहनों में सिर्फ 2 साल का अंतर था। एक बेटी लेक्चरर थी तो दूसरी बेटी यूपीएससी क्लियर करके आईएएस बन चुकी थी। अगले दिन विजय और नेहा कार लेकर एयरपोर्ट पहुंचे। कार को नेहा ड्राइव कर रही थी। दोनों बाप बेटी बहुत ही खुश दिख रहे थे। विजय के चेहरे पर बेटियों के लिए चिंता की कोई शिकन व अफसोस न देखकर नीलेश और अर्चना आश्चर्य में पड़ गए। विजय और रमा की दोनों बेटियों ने घर बाहर की पूरी जिम्मेदारी उठा रखी थी। रमा का पूरा घर बहुत ही अच्छे से व्यवस्थित था। घर के काम के लिए रमा की बेटियों ने 2 बाई लगा रखी थी। एक बाई साफ सफाई, कपड़े धोने का काम करती थी तो दूसरी बाई किचन संभालती थी। रमा ने अपने ननंद नंदोई का स्वागत खुशी खुशी किया। उस दिन नूतन रात को लगभग 9 बजे घर आई। नूतन ने आकर अपने बुआ फूफा जी के पैर छुए। नूतन के देर से आने की बात नीलेश और अर्चना को अच्छी नहीं लगी। अर्चना ने आंखें दिखाते हुए कहा,
भैया, आपने तो बेटियों को बहुत छूट दे रखी है। यह ऐसे ही रात को हमेशा अकेले आती जाती है क्या? तो यह सब इनके लिए अच्छा नहीं। आए दिन न्यूज़ में देखा नहीं कैसी कैसी घटनाएं होती रहती हैं लड़कियों के साथ। विजय हमेशा से ही चुप रह जाते थे और आज भी अपने चिर परिचित अंदाज में चुप ही रहे, क्योंकि उनका मानना था कि ऐसे लोगों को कुछ बोलने का फ़ायदा नहीं जिनकी मानसिकता ही खराब हो। अपनी बुआ से इतना कुछ सुनकर नूतन का मन हुआ कि पलट कर जवाब दे दें, लेकिन माँ रमा की तरफ नज़र गई तो उन्होंने चुप रहने का इशारा कर दिया। नूतन चुपचाप अपने कमरे में चली गई। जब रात को रमा अपने कमरे में जा रही थी, रमा की नज़र अपनी बेटियों के कमरे की तरफ गई। उनकी कमरे की लाइट अभी तक जली हुई थी और कमरे से कुछ बातें करने की आवाज़ आ रही थी। रमा कमरे के बाहर खड़ी होकर बेटियों की बातें सुनने लगी। नूतन नेहा से कह रही थी, अरे दीदी, यह बुआ फूफा जी किस ज़माने की बातें कर रहे हैं? मुझे तो उनकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था। मन तो हुआ पलट कर जवाब दे दूं, लेकिन माँ की वजह से चुप रह गई। मुझे तो लगा था कि वह पापा की बहन है, तो उनकी तरह ही उनके भी अच्छे ही विचार होंगे। नेहा ने कहा, तू क्यों उनकी बातें सोच सोच कर अपना दिमाग खराब कर रही हो? कौन सा वह हमेशा हमारे साथ रहने वाले हैं? हमें क्या मतलब उनके विचारों से? कुछ दिनों की बात है, बस चले जाएंगे। वैसे भी मम्मी पापा कहते हैं ना कि मेहमान का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। मेहमान भगवान समान होते हैं। हाँ, आप ठीक कह रही हो दीदी, नूतन ने कहा। दूसरी तरफ अनुज तो अपना फेसबुक और व्हाट्सएप स्टेटस अपडेट करने में व्यस्त था। आज रात जब रमा अपने ननंद नंदोई को खाने के लिए बुलाने गई तो उसने अपने ननंद नंदोई को बात करते हुए सुना, अरे चलो, अब हमारी टेंशन ख़त्म। अब अनुज का खाना पीना रहना सब आराम से हो जाएगा और साथ साथ हॉस्टल का खर्चा भी बच जाएगा। वैसे भी हॉस्टल में रहता तो उसकी चिंता भी बनी ही रहती। अगले दिन खाने के बाद रात को जब सब ड्राइंग रूम में बैठे थे तो आदत से मजबूर नीलेश जी ने कहा, देखिए विजय, हमने तो आपकी बहन से कहा था कि अनुज को हॉस्टल में ही रख देते हैं, लेकिन आपकी बहन जी हमारे पीछे ही पड़ गई। कह रही थी कि नहीं, आखिर अनुज का भी कुछ फ़र्ज है अपनी बहनों के लिए। अब भाई की उम्र थोड़ी ना रही जो हर जगह बेटियों के साथ जा सके, तो इसी बहाने भैया भाभी की मदद हो जाएगी और बेटियों को भी सुरक्षा मिल जाएगी। आखिर भाई को कोई बेटा होता तो हमें यह सब सोचना नहीं पड़ता। रमा भाभी, सही कहा ना मैंने? आखिर आप दो दो बेटियों की माँ हैं, तो आपको तो बेहतर ही पता होगा। एक तरफ ननंद नंदोई जी की व्यंग्यात्मक मुस्कान तो वहीं दूसरी तरफ सबको आइसक्रीम देते हुए रमा ने बेटियों की तरफ देखा, जिनकी बुआ फूफा से मिलने की खुशी काफूर हो चुकी थी। उनकी आंखों में रमा को कुछ प्रश्न दिखाई दे रहे थे जो उनके अस्तित्व को झकझोर रहे थे। तभी कभी ना बोलने वाली रमा ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे जीजा जी, यह लीजिए आइसक्रीम। और बिल्कुल सही कहा आपने, मैं तो सोच रही थी कि आपका ही फैसला सही है। अनुज को आप हॉस्टल में ही रख दीजिए, क्योंकि यहाँ रहेगा तो उसके बहाने उसके 4 दोस्त भी मिलने आते जाते रहेंगे। अब न तो हम और न ही बेचारा अनुज उन्हें घर आने से मना कर पाएगा, क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा दोस्तों को ऐसे मना करना। क्यों अनुज बेटा, सही कह रही हूँ ना मैं? और जैसा कि आपने अभी कहा कि मैं बेटियों की माँ हूँ, तो उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बाहर के लड़कों का घर में आना जाना ठीक नहीं। क्यों जीजा जी, सही कहा ना मैंने? और वहीं जब दूसरी तरफ दोनों बहन भाई एक साथ कॉलेज के लिए निकलेंगे तो लोग 1000 सवाल पूछेंगे कि छोटी बहन तो लेक्चरर लगी हुई है और बड़ा भाई उसी कॉलेज में अभी पढ़ाई कर रहा है, तो अच्छा नहीं लगेगा। और सोने पे सुहागा, उससे भी छोटी बहन आईएएस लगी हुई है और उससे 4 साल बड़ा भाई अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है, तो अनुज को तो शर्म आएगी ना। इसलिए मैं माफ़ी चाहती हूँ आपसे। अनुज को हम घर में नहीं रख पाएंगे, लेकिन आप चिंता ना करें, एक ही शहर में होंगे तो जब कभी अनुज को हमारी मदद की ज़रूरत होगी हम ज़रूर कर देंगे। आप ऐसा करो कि कल ही हॉस्टल देख आओ। आप कहोगे तो नेहा आपके साथ चली जाएगी, क्योंकि अनजान शहर में आपकी मदद भी हो जाएगी। ठीक है ना नेहा बेटा?
अपनी माँ के मुंह से इस तरह का मीठा प्रहार सुनकर दोनों बेटियों के चेहरों पर खुशी छा गई। नीलेश और अर्चना की तो काटो तो खून नहीं वह हालत हो रखी थी। रमा की बातें सुनकर नीलेश और अर्चना निरुत्तर थे। नजरें झुकाए और गुस्से से रमा को घूरते रहे, लेकिन कुछ बोल ना पाए, क्योंकि जिन बेटों का उनको घमंड था वह बेटे किसी काम के न थे, और जिन बेटियों का वह रमा को ताना देते थे, आज उन्होंने अपनी काबिलियत से यह बता दिया था कि बेटियां बेटों से कम नहीं। कहानी पसंद आए तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। कहानी को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।